मोहन निवास में काफी चहल पहल मची थी। सुबह के 6 बजे भी ऐसा लग रहा था जैसे भरी दोपहर हो रही हो, क्योंकि घर में शोर बहुत था। पूरा परिवार घर को सजाने और साफ सफाई में लगा हुआ था। तो वहीं कुसुमलता रसोई में तरह तरह के पकवान बना रही थी। हाय राम, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। कोई मेरी थोड़ी भी मदद करवाने को राजी नहीं है। मेरी तो कमर ही टूट गई। अभी तो कितना कुछ बनाना बाकी है। अरे ये क्या, मीठे में तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं। तभी रसोई में उसका बेटा बिट्टू आता है और कुसुमलता ने जो पकोड़े बनाए थे उनमें से एक उठाकर खाने लगता है। ये देखकर कुसुमलता उसके हाथ पर चम्मच मारती है और कहती है, नालायक, एक तो कोई मेरी थोड़ी सी मदद नहीं करवा रहा, ऊपर से तू यहाँ पकोड़े ठूसने आ गया। रख दे पकोड़े वापस। ये सब दामाद जी के लिए है। जब तक वो नहीं कहेंगे तब तक कोई भी इसे नहीं खाएगा। माँ, अपने दामाद जी के लिए कम से कम 15 तरह के पकवान बनाया। उसमें से अगर एक पकौड़ा मैं उठाकर खा लूंगा तो क्या ही हो जाएगा। वैसे भी हम उनके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, तू जानता भी है दामाद जी कितने बड़े घर से हैं। उनके यहाँ तो ये सब कुछ आए दिन बनता ही रहता होगा। और तू जानता है ना, उन्होंने शादी में कितना नाक में दम किया हुआ था। मैं नहीं चाहती उनकी खातिरदारी में कोई भी कमी रह जाए। देखना, जब वो आएंगी और मेरे हाथों का खाना खाएंगी तो जरूर कहेंगे, ये खाना बहुत लाजवाब बना है, कौन सी 5 स्टार होटल से मंगवाया है। और तब मैं उन्हें बताऊंगी कि ये खाना उनकी प्यारी सासू माँ ने उनके लिए बनाया है। वो सब तो बाद में देखा जाएगा माँ, कि दामाद जी को ये खाना पसंद आता है कि नहीं, क्योंकि उन्हें तो हर काम में और हर चीज में नुक्स निकालने की आदत है। पता नहीं उन्होंने दीदी को पसंद कैसे कर लिया। फिलहाल तो मैं ये पकौड़ा लेकर चला। बिट्टू ये बोलकर प्लेट में से 2-3 पकोड़े उठाकर वहां से भाग जाता है। कुसुमलता ऐसे ही परेशान हो रही थी। तभी वो गैस की आंच धीमी करती है और उसके बाद हॉल में आती है और अपने पति मोहन, जो कि अखबार पढ़ रहे थे, उनके हाथ से अखबार छीनकर दूर फेंक देती है। अजी, अखबार ही पढ़ते रहोगे क्या? अगर अखबार पढ़ना है तो शाम को पढ़ लेना। अब जानते हो ना, आज हमारी बेटी और दामाद पहली बार घर आ रहे हैं। हाँ हाँ कुसुमलता जी, मैं सब जानता हूँ और मैंने सारी तैयारी कर तो दी है। सब्जी लाकर रसोई में रख दी है, घर की साफ सफाई अच्छे से करवा रहा हूँ। नेहा और बिट्टू दोनों ही घर की साफ सफाई में लगे हैं। लोगों को ऑर्डर देने और खुद हाथ पैर चलाने में बहुत फर्क होता है जी। थोड़ी मेहनत आप भी कर लेंगे तो वजन नहीं घट जाएगा। और ये जो तुम सुबह से पागलों की तरह चिल्ला रही हो, इससे क्या हो जाएगा हैं? अरे थोड़ा सा खुद को भी आराम दो। दामाद जी जब तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देखेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे शादी की थकान अभी भी तुम्हारे चेहरे से गई नहीं है। हे भगवान, थकान से याद आया, मैं तो गैस पर हलवा चढ़ाकर आई थी, वो कहीं जल ना गया हो। किसी को पड़ी नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ही सारी चिंता लगी हुई है। कुसुमलता ये बोलकर वापस से रसोई की तरफ भाग जाती है, क्योंकि उन्होंने हलवा धीमी आंच पर चढ़ाया हुआ था। ऐसे ही सुबह के 6 से 8 बज जाते हैं और तभी उनकी नौकरानी रिंकू घर के अंदर आती है और पूरे घर को पहले से सजा धजा और साफ सुथरा देखकर हैरान हो जाती। हाय दैया, आज ये घर शादी वाले दिन से भी ज्यादा सजा और खूबसूरत क्यों नजर आ रहा है? कोई खास दिन है क्या आज? आज ना होली है ना दिवाली, फिर इस घर को इतना सजाया हुआ काहे है? तभी सीढ़ियों से कुसुमलता की बहू प्रभा उतरते हुए आती है और कहती है, क्योंकि आज पायल दीदी और दामाद जी पहली बार घर आ रहे हैं, इसलिए हमने पूरे घर को अच्छे से सजाया है। माँ जी तो सुबह 6 बजे से पकवान बनाने में लगी हुई है। क्या कहा आपने? पायल दीदी और दामाद जी आ रहे? ना बाबा ना, फिर तो मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकेगी दीदी। आज तो मेरी छुट्टी पक्की समझो, मैं चली अपने घर। रिंकू ये बोलकर घर जाने लगती है कि प्रभा उसे रोक लेती है। रिंकू, यहाँ पर पायल और दामाद जी पहली बार आ रहे हैं और तुम जाने की बात कर रही हो। क्या हो गया तुम्हें, क्यों जाना है? अरे उनका बर्ताव तो दीदी मैंने शादी वाले दिन ही देख लिया था। मैं उनके नाटक नहीं झेल सकती। मुझसे तो मेरा पति भी अगर ऊंची आवाज में बात करता है तो मैं उसे 2-3 जूते चप्पल मार देती है, पर दामाद जी को तो कुछ बोल भी नहीं सकती। इसलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद सुबह 9 बजे एक बड़ी सी गाड़ी उनके दरवाजे पर आकर रुकती है। कुसुमलता भी अपनी साड़ी ठीक करके हाथ में पूजा की थाली लेकर प्रभा, नेहा और मोहन के साथ दरवाजे पर आती है और उनकी आरती उतारने लगती है। दामाद जी आंगन में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी आए हो मेरी जिंदगी में तुम दामाद बनके, इस घर में यूं ही रहना प्यारे दामाद बनके। कुसुमलता और प्रभा को इतनी अजीब आवाज और अजीब बोल वाले गाने को गाते देखकर विनोद को बहुत अजीब लगता है।
वहीं पायल, बिट्टू और नेहा की हंसी रुक नहीं रही थी। प्रभा भी घूंघट करके हंसे जा रही थी, जिसे देखकर अब विनोद कहता है, सासू माँ, आप तो बहुत ही बेसुरी आवाज में गाना गाती हो। हमारे यहाँ जब कोई ऐसी आवाज में गाना गाता है तो हम उसके मुंह में ना चिंगम चिपका देते हैं, ताकि वो बेकार में सब लोगों को परेशान ना करे। अगर इतना ही था तो आप मेरे लिए एक सिंगर बुला लेते जो मेरे वेलकम का सॉन्ग गा लेता। विनोद की बात सुनकर कुसुमलता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो नकली हंसने का दिखावा करती है। कोई बात नहीं दमाजी, जब अगली बार आप आएंगे तो हम ऑनलाइन किसी सिंगर को अपने घर बुला लेंगे या फिर बिट्टू है ना, उसके लैपटॉप पर कोई अच्छा सा गाना चला देंगे। फिलहाल के लिए ये माफ कर दीजिए, जैसा आता था वैसे गा दिया, और क्या। जिसके बाद विनोद सबके पैर छूता है, उनका आशीर्वाद लेता है। उस सबके पैर भी सिर्फ घुटने तक छू रहा था, जैसे फैशनेबल स्टाइल में छूते हैं ना। अजी दामाद जी ने पैर छू लिए हैं, अब जरा दामाद जी को पैर छूने का शगुन तो दे दो। हाँ बाबा, देता हूँ। अब मोहन अपने कुर्ते की जेब से नोटों की गड्डी निकालता है और उसे गिनने के बाद शगुन के तौर पर 5100 देता है, जिस पर विनोद बुरा सा मुंह बनाकर कहता है, ये क्या सुसु जी, आपका दामाद पहली बार आपके घर आ रहा है और आप उसे शगुन के सिर्फ 5100 दे रहे हैं? हमारे यहाँ तो जब रिश्तेदार आते हैं तो हम उन्हें 11,000 का नेक देते हैं, और आप अपने दामाद को सिर्फ 5100? हाँ जी, इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो? आखिर हमारे घर के बड़े दामाद है, कम से कम 21,000 का नेक तो बनता ही है। वैसे दामाद जी इस घर के ही तो बेटे हैं, उनके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं, और हमारे दामाद जी तो करोड़ों में एक है, तो 51,000 देने में क्या ही जाता है। दे दीजिए, वैसे भी हमारी बेटी के पति हैं। ये कैसी बात कर रही हो तुम? मोहन ने ये बोलकर कुसुमलता को देखा तो कुसुमलता उसे गुस्से से आंखें दिखाने लगी और मोहन उसकी गुस्से भरी आंखें देखकर डर गया। जिसके बाद मोहन ने भी बिना कुछ सोचे अपनी जेब से 21,000 निकाले और विनोद को नेक में दे दिए। ठीक है, इतने से काम चला लूंगा, लेकिन मुझे तो 51,000 की उम्मीद थी। इसके बाद अब विनोद अपनी पत्नी पायल के साथ अपने ससुराल में प्रवेश कर जाता है। उसके स्वागत के लिए पूरे घर में फूलों से रंगोलियां बनाई हुई थी, नया कारपेट बिछाया हुआ था, सोफे पर भी नया कवर चढ़ाया हुआ था। अब विनोद सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर में प्रभा, कुसुमलता, नेहा और बिट्टू तरह तरह के खाने के पकवान लाकर विनोद के आगे परोस देते हैं, जैसे समोसे, कचौड़ी, मठरी, पराठे, पनीर टिक्का, सोया चाप। ये सब देखकर मोहन ने विनोद से कहा, अरे दामाद जी, शर्माइए मत, खाइए। खाने कोई देखते रह गए या खाएंगे भी? बिना खाए कैसे पता चलेगा खाने का स्वाद कैसा है? मैं शर्मा नहीं रहा हूँ ससुर जी, मैं तो ये देख रहा हूँ कैसा खाना बनाया आप लोगों ने। ये समोसे ठंडे हो गए, ये कचौड़ी कितनी सख्त नजर आ रही है, और मेहमानों के आने पर पराठे कौन बनाता है? और ये पनीर टिक्का भी घर के बने पनीर का है, और इस हलवे में तो ड्राई फ्रूट्स नजर ही नहीं आ रहे। विनोद ये सब बोल रहा था तो वहीं प्रभा धीरे से अपनी ननद नेहा के कान में कहती है, लो कर लो बात, दामाद जी ने तो आते ही माँ जी की सुबह 6 बजे की मेहनत पर पानी फेर दिया, वो भी तानों का। कुसुमलता ने ये बात सुन ली थी। उसने दूर से ही प्रभा और नेहा को आंखें दिखाई तो दोनों चुप हो गई। ससुर जी, जब हमारे घर कोई मेहमान आता है ना, तो हम तो पानी के साथ भी ड्राई फ्रूट्स परोसते हैं, और उसके बाद दूध भी देते हैं, वो भी केसर डालकर। अगर ऐसी बात है दामाद जी, तो हम ये सारा सामान हटा देते हैं। वैसे भी आप तो अपने घर से खाना खाकर ही आए होंगे ना? नहीं, कोई बात नहीं, जब आप लोगों ने इतने प्यार से रखा है तो अब थोड़ा बहुत खा ही लेता हूँ, और क्या। विनोद ने पहले तो खाने में नुक्स निकाला और बाद में खुद ही उस नाश्ते को खाने लगता है, लेकिन खाते हुए उसके कपड़ों पर चटनी गिर जाती है और मोहन कहता है, दामाद जी, आपके कपड़ों पर तो चटनी गिर गई है। कोई बात नहीं, बाथरूम में जाकर इसे साफ कर लीजिए। सीढ़ियों से ऊपर लेफ्ट में बाथरूम। हमारे यहाँ तो बाथरूम बिना सीढ़ियाँ चढ़े आ जाता है, लेफ्ट राइट की दिक्कत ही नहीं है। विनोद ये बोलकर अब सीढ़ियों से ऊपर जाकर बाथरूम में घुसता है। उसके साथ उसका साला बिट्टू भी था। तभी उसकी नजर बाथरूम में लगी हुई टूटी पर जाती है। ये कैसी टूटी है तुम्हारे घर की? तुम्हारे घर वाले घर की अच्छे से सफाई नहीं करते क्या? टूटी पर भी कितना जंग लगा हुआ है, और तुम्हारे घर में तो नौकरानी है, तब भी ये हाल है तुम्हारे घर का। हमारे घर तो नौकरानी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी सफाई रहती है। विनोद ने ये बात इतने जोर से बोली थी कि घर वाले वहां जाते हैं। जिसके बाद मोहन कहता है, दामाद जी, क्या बात हो गई? किस बात पर नाराज हो रहे हैं आप? ये कैसी टूटी है आपके घर में ससुर जी? इस टूटी से तो मेरे हाथों पर भी जंग लग जाएगा। आप लोग अपनी टूटियां बदलवा नहीं सकते? चलो टूटियां नहीं बदलवा सकते, कम से कम इसे अच्छे से साफ तो कर ही सकते थे। हमारे घर में तो सारी टूटियां पित्तल की है और बहुत भारी भी है, उस पर कभी जंग नहीं लगता। मेरी माँ से तो मैंने पहले ही कहा था, पायल से शादी होने के कुछ साल बाद मैं अपने घर में चांदी की टूटियां लगवा दूंगा।
विनोद की बात सुनकर अब पूरा परिवार परेशान हो गया था। उन्हें ये डर सता रहा था कहीं उन्होंने अपनी बेटी पायल की शादी इतने बड़े घर में करके कोई गलती तो नहीं कर दी। वहीं पीछे से नेहा फिर से प्रभा के कान में धीरे से कहती है, लगता है जीजा जी भी अपने घर में 3 टूटियां लगाएंगे, एक ठंडे पानी की, एक गर्म पानी की और एक वो जिसमें पानी नहीं आएगा, ताकि जिस दिन न नहाना हो उस दिन न नहाने वाली टूटी चलाएंगे। कुसुमलता के कानों में फिर से नेहा की बात पड़ जाती है और वो उसे घूर कर देखती है। प्रभा और नेहा दोनों फिर से चुपचाप खड़ी हो जाती हैं। अब माफ करिए दामाद जी, कोई बात नहीं, आप अगली बार आएंगे तो हम भी अपने घर में पीतल की टूटियां लगवा लेंगे। और बिट्टू तू खड़े खड़े क्या देख रहा है, अभी कपड़ा और कॉलिन लेकर आ और इस टूटी को अच्छे से साफ कर। बिट्टू भी तुरंत ही फौजी की तरह तैनात खड़ा हो जाता है और टूटी को अच्छे से साफ कर देता है। जैसे ही विनोद अपने शर्ट को साफ करके बाथरूम से निकलने लगता है कि वो धड़ाम से बाथरूम में गिर जाता है और जोर से बाथरूम से आवाज आती है, हाय राम, मैं तो गिर गया मम्मी, बहुत दर्द हो रहा है। विनोद के गिरने की आवाज सुनकर कुसुमलता का दिल जोरों से धड़कने लगता है। मोहन घबरा जाता है और बिट्टू की तो हंसी निकल जाती है। तभी मोहन कहता है, अरे दामाद जी तो गिर गए। ए बिट्टू, तू यहाँ क्या दांत निकाल रहा है, दामाद जी को उठाओ। इसके बाद मोहन और बिट्टू दामाद जी को उठाते हैं। मोहन दामाद जी को दोनों हाथों से पकड़ता है और बिट्टू दामाद जी के दोनों पैर पकड़ लेता है और उसके बाद दामाद जी को बेड पर पटक देते हैं। जैसे ही विनोद बेड पर गिरता है वो कहता है, ये क्या, कितने गंदे कलर का चादर है आप लोगों के घर का। हमारे घर में तो हम लोग सिर्फ व्हाइट और क्रीम कलर के चादर ही बिछाते हैं, वो भी सिल्क के। ये कितना खुरदरा लग रहा है। कोई बात नहीं दामाद जी, अभी आपको चोट लग गई होगी, आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध भिजवाती हूँ। अगली बार जब आप आएंगे ना तो हम सिल्क के चादर बिछा देंगे। तभी विनोद दर्द में उठकर बैठता है और उसकी नजर कमरे में लगी हुई लाइट्स पर जाती है। सासू माँ, इस कमरे की लाइट्स कितनी कम है, आप लोग कितने कंजूस है। हमारे घर में एक एक कमरे में कम से कम 12 लाइटें लगी हुई है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कमरा नहीं कोई रैम शो चल रहा हो, इतनी रोशनी रहती है। पायल भी ये सब कुछ सिर्फ सुन रही थी और अपने पति की हरकतें बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन कुछ भी कह नहीं रही थी। तो वहीं नेहा ने एक बार पायल को देखा और उसके बाद विनोद से कहा, जीजा जी कोई बात नहीं, एक काम करिए, अभी आप एडजस्ट कर लीजिए, अगली बार आप आएंगे तो हम पूरे घर में 1000 वॉट के बल्ब लगवा देंगे, जिसके बाद हमारा घर भी आपके घर की तरह रोशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कम से कम आप बाथरूम को साफ तो रखा कीजिए। टाइल्स इतनी ज्यादा गीली थी कि कोई भी हट्टा कट्टा आदमी मेरी तरफ फिसल कर गिर सकता है। हमारे बाथरूम में तो एक बूंद पानी नहीं रहता। बिट्टू ने ये बात सुनने के बाद धीरे से प्रभा से कहा, अगर जीजा जी के बाथरूम में एक बूंद पानी नहीं रहता तो फिर वो 1 और 2 नंबर जाने के लिए बिना पानी के कैसे एडजस्ट करते हैं। प्रभा और बिट्टू ये बात सुनने और बोलने के बाद हंसने लगते हैं। कुसुमलता फिर से उन्हें देखकर आंखें दिखाती है और वो दोनों चुप हो जाते हैं। इसके बाद पायल से अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अपने मन में कहती है, मेरे घर वाले इनकी खातिरदारी के लिए न जाने क्या क्या कर रहे हैं। वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनके आगे पीछे लगे हुए हैं, तरह तरह के पकवान बना रहे हैं, इनके सारे नखरे उठा रहे हैं, लेकिन इन्हें तो कोई परवाह नहीं है। बस बहुत हो गया, इससे पहले कि इनका ये नाटक ऐसे ही बढ़ता रहे और मेरे मायके वाले परेशान होने के साथ और जलील हो, मुझे कुछ करना होगा। अब पायल प्यार से विनोद के पास जाकर कहती है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे विनोद जी, मेरे मायके वाले तो है ही ऐसे। देखो तो, ना उन्होंने आपके लिए ढंग से खाना बनाया, ना आपके लिए कोई ढंग से तैयारी की, गाना भी कितने पुराने जमाने का गाया उन्होंने। मेरा ससुराल ही सबसे अच्छा है, वहाँ बड़े बड़े कमरे हैं, लोगों के आने पर उन्हें काजू बादाम खिलाते हैं, टूटियां भी पित्तल की है। मैं तो कहती हूँ हम अपने ससुराल ही चलते हैं, कम से कम घर में इतनी परेशानियां तो नहीं होती। बताओ, यहाँ आकर आप गिर भी गए, जिससे आपकी कमर में चोट लगी, भरी जवानी में आप किसी बुजुर्ग आदमी की तरह चल रहे हैं। अरे पर मैं तो यहाँ 2-3 दिन के लिए रुकने आया था। ना ना विनोद जी, इन लोगों ने आपका ढंग से स्वागत भी नहीं किया। मैं नहीं चाहती आप कुछ और दिन यहाँ रुके। चलिए हम आप ही के घर जाकर रहते हैं, वहां पर आप अच्छे से रह पाएंगे और मैं भी। पायल की बात सुनकर अब पूरे घर वाले राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था कि दामाद जी जो अपने ससुराल में रुकने आए थे वो आखिर उन्हें कुछ दिन तक कैसे झेल पाएंगे। इसके बाद विनोद ने कुछ देर सोचा और कहा, तुम ठीक कह रही हो पायल, वैसे भी मुझे अपने घर के खाने की बहुत याद आ रही है। यहाँ सिर्फ 2 समोसे और 4 कचौड़ी खाकर मेरा पेट भी नहीं भरा और गिरने के बाद मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं तो अपने घर के बाथ टब में थोड़ी देर गर्म पानी करके लेटना चाहता हूँ और आराम करना चाहता हूँ। जी कोई बात नहीं, अगली बार जब आएंगे ना आप तो हम कोशिश करेंगे आपको यहाँ किसी तरह की परेशानी ना हो। अभी के लिए इतना ही।
इसके बाद विनोद दर्द में कराहता हुआ उठता है। पायल भी अपना सारा सामान उठाती है और दोनों ही दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। पायल अपने पूरे परिवार वालों के गले लगती है और कहती है, आप लोग सच में बहुत अच्छे हैं। माँ, आप लोगों ने बहुत मेहनत की। दरअसल इनके नखरे ही ज्यादा है। मैं कोशिश करूंगी अगली बार दामाजी को उनके ससुराल आने ही ना दूं। मेरी बच्ची, ये सब कुछ हमने तेरे लिए किया ताकि तुझे किसी भी तरह की परेशानी ना हो। हम जितनी इज्जत दामाजी को इस घर में देंगे उतनी ही इज्जत तुझे उस घर में मिलेगी। पर दीदी कोशिश करना कि अगली बार दामाजी को लाने से पहले आप हमें पहले ही बता देना, दामाजी को क्या क्या खाना है, कैसे कमरे में रहना है, कैसा बाथरूम चाहिए, कैसी टूटिया, कैसे पंखे और कैसे चद्दर चाहिए। बिट्टू की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। वहीं विनोद, जो कि पहले से गाड़ी में जाकर बैठ गया था, वो गाड़ी का हॉर्न बजाकर पायल को गाड़ी में बुलाने लगता है। पायल भी सब लोगों से वापस गले मिलकर गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। सब लोग हाथ हिलाकर विनोद को बाय करते हैं और अब ससुराल आए हुए दामाजी वापस अपने घर चले जाते हैं और इस तरह घर वाले भी राहत की सांस लेते हैं।